नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। आज इस वक्त में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में विपक्ष का लगातार हंगामा चल रहा है, इसी पर आज सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की जो खास चर्चा होगी वो एसआईआर पर, जो ममता बनर्जी ने काला शॉल प्रतीक के तौर पर अपनाया है विरोध के तौर पर, उस पर खास चर्चा करेंगे। और उसके बाद तेलंगाना निकाय चुनावों में नूरा कुश्ती की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल पर। भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे चलते हैं। का ये काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो व्हाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर यह बोला था, द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते थे, आज उसी मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? हाउ द BLAs आर बीइंग थ्रेटन्ड in a clandestine manner. She compelled the BLOs to upload the false documents in the system. We are living in a bordering district. West Bengal having a porous border with Bangladesh of 220 kilometers, 2200 kilometers. The border is porous, full of water bodies. It is not possible for a single force to check the illegal immigration unless and until there is a joint operation, a political consciousness, as well as the public awareness. You cannot stop this silent demographic invasion. This is an international conspiracy, and the whole political organization, Bharatiya Janata Party, we have been saying these things from mid-80s. These things are going on. And West Bengal is a lone state where Rohingyas are a welcome guest. वो दान पात्र बैठा रखा रास्ते के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है, जो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकते हैं? सारे BLOs को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक BLO महिला थी, उसका पति देव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहे। एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस के हुडलुम्स का साथ। जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, she took the oath of Indian Constitution, openly abusing the election commission with filthy languages. Is it desirable in a civilized society? आज ये धरना किस लिए चल रहा है? किस लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए? इसका कारण सिर्फ एसआईआर नहीं है। कलकत्ता के आनंदपुर में एक भयानक अग्निकांड हो गया, 25 लोग मारे गए और अभी भी 30 लोग लापता है। एक बार के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर
उस जगह वो पहुंच नहीं पाई और 1,500 किलोमीटर उन्होंने ऊपर से उठकर पहुंच गए यहां। Indian internal security is being compromised. We cannot and will not compromise with the internal security of this country. The entire demographic designs of different bordering districts have been changed. Not only in West Bengal, in Bihar and Jharkhand also, using West Bengal as a passage. The demography of Simanchal and Bonanchal have been changed. This is too unfortunate. आज जो मुख्यमंत्री ईडी का रेड चल रहा है उस जगह में पहुंच जाते हैं अपने सीएस को साथ लेकर, डीजी को साथ लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, पुलिस अधिकारी को लेकर के, ईडी ऑफिसर से पास अपना सारे दलील दस्तावेज, अपना कागजात छीन रहे हैं। ऐसा माहौल आज पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। एसआईआर लेकर हल्ला करने का कारण एक ही है। ममता जी जान रहे हैं जो डेज आर नंबर्ड, तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है किसी भी हालत से हुए सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी इज नॉट अ पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। वो जमीन का महक पहचानते हैं। वो ये जानती है भाली भांति जी तृणमूल का समय समाप्त है। अभी विसर्जन का जो बाजा बजना है वो हो गया है और उसी का कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह इसका धरना चल रहा है। जो लोग जिस पार्टी का सांसद खुलेआम पत्रकार के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पार्टी कैलकाटा हाई कोर्ट के भीतर न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल करता है, उसका घर में जाकर पोस्टर चिपका देता है। The constitution doesn't exist in West Bengal. It is not only a constitutional crisis, there is a total breakdown of constitutional machinery in our state. Judiciary is being attacked. वो किसी पत्रकार को भी छोड़ता नहीं है। जिन्होंने स्पीकर की टेबल का ऊपर सारे बांग्लादेशियों का नाम बोलकर पेपर फेंक कर चले आई थी, आज वही ममता बनर्जी घुसपैठ बोल रही है। जो घुसपैठ बोलकर क्या है? अब आज पूरा देश को सोचना चाहिए। 4000 किलोमीटर का ऊपर बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर है, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल, हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पोरस बॉर्डर को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की कोई भी सहयोग नहीं है। बीएसएफ बीओपी बनाने के लिए जमीन मांग रहा है, वो जमीन ममता जी नहीं दे रहे। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ द गवर्नमेंट हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दे आर नॉट सपोज्ड टू एक्वायर अ सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इफ अ गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी। तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया जो 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों किया जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर का भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 BJP workers have been killed since 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your home that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the conditions. A total absence of law and order, total anarchy. सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, it is not the election is not a choice for Trinamool Congress, it is their compulsion. वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है।
पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए. ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades. One hegemony has been replaced by another hegemony. लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन, हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे. आज स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? एससी मारे जा रहे हैं, एसटी मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है. अब पिछले 3 साल की जितना पॉलिटिकल मर्डर्स, उसका हिसाब देख लीजिए. मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान. आज सारे मुसलमान लोगों का गांव देख लीजिए, आग जल रहे वहां. कौन ऐसा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? आज भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो किसी जमाने में इस देश को नापाक बोलकर, इस देश को दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे. जो लोग खुलेआम रास्ते पे खड़ा होकर नारा लगाए थे, ये हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग फिर से हिंदुस्तान में वापस ला रहे हैं. आज ये पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है. पूरा जगह में बांग्लादेश को पैसेज बना, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, और खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड सारे जगह पर अपना मॉड्यूल सेट कर दिया. सारे जगह में जितना लश्कर तैयबा से लेकर जेएमबी सर वहां घुस रहे हैं. कलकत्ता से आईएसआईएस का एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं. खुलेआम रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर जलाया जाता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में. तृणमूल कांग्रेस का एक स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है. बांग्लादेश में सत्यजीत राय का घर ध्वस्त कर दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में आकर के ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जो तस्वीर है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस का एक नेता उसको जला रहे हैं. ऐसा स्थिति आज पश्चिम बंगाल के हो गया है. आज पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में एक महिला बीएसएफ जवान को बोल रहे हैं गोली मार दीजिए मेरे सीने पर. हिंदुस्तान में ऐसा नजारा कभी नहीं किसी ने देखा. वो बोल रहे हैं जवान को गोली मारिए मेरे सीने पर, छल्ली कर दीजिए मेरा सीना. मैं आपके हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के हाथ से मेरा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे. ऐसा स्थिति में हम लोग जी रहे हैं. जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसको इस संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री का बात माना जा रहा है, उसको सभा करने के लिए 104 बार अपने हाईकोर्ट का परमिशन का जरूरत पड़ा, दरवाजा खटखटाना पड़ा. हमारा साथ बैठे हुए हमारा भाई डॉक्टर सुकांत मजूमदार, अध्यक्ष था पार्टी का, मंत्री था केंद्रीय सरकार का. कोविड काल में खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको रिलीफ बांटने नहीं दिया गया. उसको सभा करने के लिए, कोई जुलूस निकालने के लिए उसको भी हाईकोर्ट का परमिशन का जरूरत पड़ रहा है. ऐसा स्थिति में कोई राज्य नहीं चल सकता है. 12 स्टेट में हो रहा है. किसी भी स्टेट का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी शब्द से इसी को ऊपर आक्रमण किया. आज जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, गड़बड़ी किसने किया? एयरोज एंड एयरोज जो है, जो सरकारी ऑफिसर है, एक इस साजिश है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, सेलिब्रिटीज है, उसको कभी टाइटल बदल दिया जा रहा है, कभी उसका एड्रेस बदल दिया जा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट अपलोड कर दिया जा रहा है. उसी का कारण उसको बुलाना पड़ रहा है. बुजुर्गों को आज आना पड़ रहा है. 80 साल की उम्र, वो भी एसआईआर का लाइन में खड़े हैं 3 घंटा. कारण क्या है? कारण है तृणमूल कांग्रेस. आज जो मिसमैच हो रहे हैं, जो एनोमलीज देखा जा रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस सोचे समझे प्लांट किया है पूरा सिस्टम का कारण. उन्होंने प्लांट करके यहां आकर बोल रहे हैं जिस सिस्टम से हमें बाहर आना चाहिए और किसी भी कीमत पर ये एसआईआर बंद कर देना चाहिए. हरियाणा का चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? फिर भी तो तृणमूल कांग्रेस साथ देने का बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी जीतकर चुनाव में आए. जो मुख्यमंत्री खुद घुसपैठ का खिलाफ आवाज उठाए थे 2005 में, वही मुख्यमंत्री 2012 साल में आकर बोल रहे घुसपैठ बोलकर कुछ नहीं है, आना जाना तो चलता ही रहेगा. वो भी बंगाली है, हम भी बंगाली है. अरे बांग्ला भाषा में तो बांग्लादेशी भी बात करते हैं. लेकिन आज बांग्लादेश में कितना हिंदू मारे जा रहे हैं, कितना मंदिर तोड़ा गया, जबरन कितना हिंदू महिला का साथ शादी रचाया गया, कितना सिंदूर मिटा दिया गया, किसको धर्मांतरित कर दिया गया. क्यों चल रही है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एमएलए
खुलेआम बोल रहे हैं हम इधर 70% है मुसलमान और 30% हिंदू है, जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे। जो हमारा तृणमूल कांग्रेस का मंत्री बोल रहे हैं खुलेआम, जे आज दवाते इस्लाम जो दूसरा धर्म में पैदा हुआ वो तो सब दुर्भागा है, अनफॉर्चुनेट है, उसको एक एक करके उसको लाना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद ईद-उल फितर का मंच के ऊपर खड़ा होकर बोल रहे हैं बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, ऐसा चल रहा है। तो आज ये जो ड्रामा तृणमूल कांग्रेस ने किया, पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो तृणमूल को बहुत दिन से देख चुका है, वो जान रहे इसका कारण क्या है। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का खिलाफ है, हम उसको वोटर लिस्ट में नाम रखने नहीं देंगे। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, बांग्ला भाषा लेकर जो बात बोल रहे हैं, आज सारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, नॉन बीजेपी रूल स्टेट लाइक केरल, लाइक इन तमिलनाडु, ड्यूरिंग द interrogation they have admitted that they procured this kind of fake identity cards from the land of West Bengal and particular 4 places: Barasat, Madhyamgram, Shiliguri and Sonarpur. It is not me, it is not my party. The Reserve Bank of India, they have stated just 3 years before, the 70% of the fake Indian currency is coming from a particular place from Kalia Chowk of Malda. This is our practical situation. I think it's a chilling message to the nation. What is happening in West Bengal, सिर्फ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद को हब बनाकर सारे हिंदुस्तान के अंदर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भेजा जा रहा है। लैंड लव जिहाद भी चल रहा है और उसका साथ साथ आदिवासियों का साथ लैंड जिहाद भी उसको सामना करना पड़ रहा है। इसका बाहर हम लोगों को आना चाहिए। आदरणीय सुकांता मजूमदार जी। नमस्कार। शमीकदा को बहुत बहुत धन्यवाद। शमीकदा ने सारा विषय लगभग आप सबके सामने रख दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी द्वारा रचित ड्रामाबाजी के बारे में 2-4 मिनट बोलना चाहूँगा। ड्रामा में प्रॉप होता है, आप जानते हैं, कॉस्ट्यूम भी होता है। तो दिल्ली के ड्रामा में ममता बनर्जी पहले से ही अपना प्रॉप और कॉस्ट्यूम दोनों लेकर ब्लैक चादर पहन के पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंग भवन के सामने और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पहुंची। ममता बनर्जी के मुंह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी ऐसी एक सीरियस जगह पे हमने व्हाट्सएप कमीशन ऐसे शब्द इजाद होने की हमने देखा पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसी सीरियस जगह पे। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शटअप बोला है, ये मेरी आकलन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर फिर से एक बार उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो नॉट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रटाया फिर से एक बार दोहराया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से लेकर सब जगह में बोलती रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी पार्टी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी है। यानी किस तरीके की मान्यता दी है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के तरह मान्यता दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ, नहीं कभी हुआ।
कभी भी किसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी को संशोधन करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक सजेशन दिया है, प्लीज रीड द आधार एक्ट, यानी आप आधार कानून को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सबको जो आधार कार्ड मिलती है, छोटा वाला कार्ड के साथ जो लंबा वाला हिस्सा एक मिलता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसके सामने की तरफ इंग्लिश हिंदी में, पीछे की तरफ बांग्ला में लिखा हुआ होता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आपका नागरिकता का परिचय नहीं है। ये आधार एक्ट का पार्ट है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ड्रामा किया। उन्होंने बताया कि कल से वो दिल्ली में जब से है तब से बता रही है कि बीएलओज मारे गए, उनके परिवार को लेकर वो आए हैं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ममता बनर्जी और टीएमसी से है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का है, डीएम टीएमसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अभी तो उसका नाम परिवर्तन होकर बेचारा दीदी का अफसर हो गया है बीडीओ, एसडीओ या एसडीएम जहां जिसे कहा जाता है, सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहां के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओज एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल allegation, even not an allegation is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR। एक भी डीएम, जो डीएम दीदी के कहने पे उठती है, जागते हैं और सारे काम करते हैं, एक भी डीएम ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 4 बार 5 बार मीटिंग हो चुका है, मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन चैनलों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन हुआ है, लेटर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेटर हमारे पास नहीं है, आप लेकिन आपसे ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल नाउ एक भी ऐसा मौत के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया। आज माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद उनके पक्ष रखेगा कि नहीं रखेगा, वो उनके विषय है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआईआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर आपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। तो ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। हम तो पूरी साल देखते रहते हैं, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। कभी दार्जिलिंग जाती है, वो जाके चाय की टोकरी पीछे लगा लेती है, दो पत्ते उठा लेते हैं। तो हम तो पूरी साल भर देखते हैं। तो दिल्ली वालों को देखने को मौका मिले, जाड़ा की मौसम में सीधे शुरू, हाँ, तो दिल्ली वालों को देखने का समय ये थोड़ा मौका मिला, और ये भी ठंडे की समय पे, जाड़े की समय में। लेकिन ममता बनर्जी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं पिछले दिन भी बोला था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही, छोटी सी मुलाकात। सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने। तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी ये छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉप ही रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा है। बाकी आपका कोई सवाल है तो कृपया अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है
आप सीधा प्रसारण देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता का। पहले पश्चिम बंगाल के जो राज्य भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और विशेष रूप से ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली आकर के जो कुछ क्रियाकलाप कर रही हैं, उस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के बड़े एजेंडों पर करेंगे बात। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त और अब आज इस वक्त के एजेंडे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो संसद में विपक्ष का लगातार हंगामा चल रहा है, उसमें बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। क्या कुछ हो गया है दो नेताओं के बीच, दो दोस्त जो पहले कभी जमाने में हुआ करते थे, वो बताऊंगा आपको। तो लगातार इस बीच विपक्ष का हंगामा चल रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच 3 दिनों से यह हंगामा जारी है। कल लोकसभा में असंसदीय व्यवहार के चलते 8 सांसदों का निलंबन किया गया था और 8 सांसदों के निलंबन के बाद से ये राजनीति गरमा गई है संसद के अंदर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर नहीं बोलने देने का लगातार आरोप चल रहा है कि हमको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और सपा पर नियम को तोड़ने का आरोप लगाया है। और इन सब के बीच आज तो संसद में एक अलग ही नजारा दिखा। 2 पुराने दोस्त राहुल गांधी और अभी जो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी। संसद भवन के मकर द्वार पर यह राजनीतिक टकराव हुआ। राहुल गांधी ने दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कहा गद्दार दोस्त, ट्रेटर फ्रेंड, ये उनका अंग्रेजी में शब्द था। तो जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बता दिया देश का दुश्मन। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ भी मिलाने से इनकार कर दिया, हाथ नहीं मिलाया। तो राहुल गांधी ने वहीं पर कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। राहुल गांधी भी ये बात बोल गए। तो इस तरह से संसद परिसर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। अब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, पंजाब कांग्रेस में। तो रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बेअंत सिंह की कार ब्लास्ट में हत्या कर दी थी। ये बात 31 अगस्त 1995 की है, जब मानव बम विस्फोट में यह हत्या कर दी गई थी। तो एक शहीद परिवार से संबंध रखते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और इस तरह से जब राहुल गांधी ने उनके लिए बोला तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है और अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेर रही है। लेकिन लोकसभा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हंगामा विपक्ष कर रहा है, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश सभा के अपमान को देख रहा है। सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है। ये सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा।
तो वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते से देश के निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। और जैसा कि पिछले 3 दिनों से चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष राहुल गांधी को कह रहे हैं कि नियम और परंपरा के मुताबिक बोलिए, जो बोलिए उसके पक्ष में प्रमाण दीजिए। तो इस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दरअसल सरकार डर रही है। This is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस। जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने कहा कि संसद में दरअसल बोलने के कुछ नियम होते हैं। हम लोग भी रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। तो वहीं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि यदि सदन में किसी भी किताब पर चर्चा हो सकती है तो वो भी नेहरू परिवार की गद्दारी पर कुछ किताबें लेकर आए हैं। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। रिपोर्ट में हमने पहले आपको दिखाया किस तरह राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज जुबानी जंग चली है। तो भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि वो शहीदों के परिवार से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ संसद में चल रहा है और विशेष रूप से 3 दिनों से जिस तरह से हंगामा चल रहा है और उसमें आज बात कहां तक पहुंच गई। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता, हमारे संवाददाता, संसद भवन परिसर से ही मौजूद हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले अमरेंद्र के पास ही चलता हूं। अमरेंद्र, दरअसल हुआ क्या था? क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ बातचीत हमने देखी और उसमें साफ तौर पर यह लगता है कि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं कुछ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, ट्रेटर फ्रेंड कह करके, और उसके बाद रिएक्शन रवनीत सिंह बिट्टू ने भी दिया। देखिए लालचंद जी, मैं चश्मदीद हूँ इस पूरी घटना का। सुबह मकर द्वार पे मैं जब कवर कर रहा था तो राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार के बीच में बैठे थे। लगभग 20 सांसद थे और दोनों साइड जो है वो और सांसदों के जाने के लिए जगह होती है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, मतलब सीआईएसएफ के जो और जो हैं सुरक्षा दल, वो खड़े होते हैं और साइड से और सांसद निकलते हैं। बीच का रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। राहुल गांधी अपने सांसदों के बीच में पहुंचते हैं और राहुल गांधी बाकायदा उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं
कि हमें क्या क्या करना है। इस तरह की बातें राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ, विपक्षी सांसदों के साथ कर रहे होते हैं। उतनी देर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बिल्कुल मकर द्वार के सामने आते हैं और मकर द्वार के सामने आने के बाद वो जैसे ही मुड़ते हैं तो जो कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने कुछ टिप्पणी की, जिस पर बिट्टू ने कहा कि लगता है आप कोई जंग जीत कर आए हैं इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। ये कहते ही राहुल गांधी ने उनको बोला कि माय ट्रेटर फ्रेंड, और हाथ मिलाया सामने से, तो रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता हूं। उसके बाद फिर विपक्षी सांसद जो नीचे बैठे हुए थे, जिसमें औजला थे, इसके अलावा अमरिंदर सिंह थे और भी बाकी सांसद थे, उन्होंने हल्ला किया। फिर राहुल गांधी ने इशारा किया और वो लोग शांत हो गए, रवनीत सिंह बिट्टू चले गए। ये पूरी घटना लगभग ये कुछ सेकंड या लगभग 40-50 सेकंड की ये पूरी घटना थी आते समय और ये बातचीत करते समय, और उसके बाद चले गए। उसके बाद जब दोबारा जो बिट्टू जो रवनीत सिंह बिट्टू है उनको रियलाइज हुआ कि ये उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी की है, जिसके बाद फिर आपने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने बाकायदा इस बात को बताया कि जब मैं आपके साथ था तो मैं आपका मित्र था और आज आपका मैं दुश्मन हूं। आप और दुश्मन दोस्त की तरह आप मुझे संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा अब मैं आपका दुश्मन हूं। संसदीय परंपराओं में मेरी अभी जगदंबिका पाल से भी बात हुई, जो काफी समय तक कांग्रेस में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में रवनीत सिंह बिट्टू की तरह। बोले कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टी से कोई इधर से उधर जा सकता है, लेकिन लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता का ये कहना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल जो है रवनीत सिंह जो बिट्टू ने किया है वो कहीं ना कहीं जायज है। लौटता हूं आपके पास। ना सिर्फ उनका कांग्रेस से संबंध रहा है, बल्कि हम रिपोर्ट में ये भी बता ही रहे थे अमरेंद्र कि उनके परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा है। उनके दादाजी की शहादत हुई थी, किस तरह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। खैर विनोद जी, ये बात यहाँ तक पहुँच गई। देखिए हंगामा होते होते उन्होंने कह दिया गद्दार दोस्त, तो कहा कि भाई देश के दुश्मन से हम हाथ मिलाते नहीं हैं। तो ये कटुता आखिर क्यों यहां तक पहुंच रही है? इस कटुता की वजह क्या? ये कटुता संसद में, सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी दिखाई पड़ी, आज वो मकर द्वार पर भी दिखाई पड़ गई इस तरह की कटुता। आखिर यहां तक बात ले जाने की जरूरत ही क्या है? लाल जी, इसका एक शब्द में मैं बताऊं तो किताब 3 दिनों का जो ये हंगामा है संसद में, तो किताब पे जो अटके थे राहुल गांधी, वो आते आते गद्दार सब पर फंस गए। और गद्दार पे ऐसे फंसे कि कम से कम वो एक परंपरा को एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक सिख परंपरा की, उसकी मर्यादा की, और खास करके सरदार बेअंत सिंह के परिवार की और उसके बलिदान की, और उस सब को आप धता बताते हुए आप सीधे रणवीर सिंह बिट्टू को आप गद्दार कहते हैं, तो सवाल तो जाएगा ही और दूर तक ये पूछा जाएगा आपको जी। जो आज आपने बीजेपी के सारे बड़े नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, तो बात है कि आप अगर जो बात गद्दार कर रहे हैं रणधीर सिंह बिट्टू को, एक केंद्रीय मंत्री को आप कह रहे हैं, एक शहीद परिवार के एक तीसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन को कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको पूछा जाएगा कि इस देश की मर्यादा, देश की संस्कृति और देश के बलिदान को लेकर आपकी कितनी जानकारी है। बेशक आप जब एक किताब पे अटके हुए हैं, तो आप जब एक किताब को लेके जो प्रकाशित नहीं हुई है उसको लेके संसद को 3 दिनों से आपने एक तरह से सैबोटेज कर दिए हैं पूरा। कोई इवन की आप सोचिए कि टैरिफ पे इतना बड़ा ये आया था और संसद में कम से कम मंत्री को आप बोलने तक नहीं दिया था। और आज क्या ये देखिए कि आपके किताब के जवाब में दूसरा किताब संसद में आया, लोकसभा में आया, निशिकांत दुबे लेके, तो फिर आपको इस किताब का सामना करना चाहिए था। आप जो आज निशिकांत दुबे को मर्यादा और अमर्यादा की बात सिखा रहे हैं, तो जो किताब जो छपी नहीं उसको किताब के लेके संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी घूम रहे हैं। बिल्कुल साउंड बाइट आप पत्रकारों को दे रहे हैं, वहां आप कह जिद किए हुए हैं कि हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फिर आपको निशिकांत दुबे के किताब से क्या परेशानी है? सुनिए उसकी भी। तो अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मर्यादा यही है, रूलिंग यही है कि पक्ष या विपक्ष संसद की जो लोक कार्यवाही है उसके रूलिंग की तरह चलती है जी। लेकिन ये पूरे 3 दिन से जो तमाशा हम लोगों ने संसद में देखा है जी। और जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा में जिस तरह की चीजें हो रही है जी। वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और संसद की मर्यादा को बहुत हद तक एक तरह से छोटा किया है। बिल्कुल छोटा हो रही है मर्यादा, और इसीलिए लगातार इस तरह का एक्शन भी लिया गया। कल 8 सांसदों का निलंबन भी हुआ था। अमरेंद्र गुप्ता, जिस तरह से अभी विनोद जी ने बात की कि देखिए
निशिकांत दुबे जिसे कहते हैं ना, उसी कोर्ट में वापस आ गए। कहा देखिए हमारे पास बहुत सारे किताब हैं, खोलूं किताब, तो वही उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद से कांग्रेस का क्या रुख है और क्या इस समय संसद की कार्यवाही चल पा रही है, क्योंकि हंगामा की वजह से उसका स्थगन हो गया था। लालचंद जी, बिल्कुल संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्रवाई तो लगातार बाधित हो रही है। आप देखिए पिछले 2 दिनों से, और आज तीसरा दिन है, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर लोगों के जवाब होने थे और नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से ही नियमों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। और आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने 5 बार आसन से रूलिंग दी, और रूलिंग के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व पर रहने वाला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर उस चीज को बचपना समझे, मनमर्जी समझे, तो ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल पूरे विपक्ष के साथ साथ सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी पे राहुल गांधी पे, क्योंकि वो बार बार उसी चीज को वहां लेके आ रहे हैं, जबकि इसके नियम है। अगर संसदीय परंपराओं की नियम की बात करूं लालचंद जी, तो बाकायदा अगर आपको कोई चीज कोट करनी है तो ऑथेंटिक होना चाहिए, और ऊपर से अगर आपको उसको पढ़ना है तो स्पीकर की टेबल को टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद परमिशन पे ही आप बोल सकते हैं। लेकिन बिना परमिशन के लगातार आप जिस बात को कल खत्म करते हैं अगले दिन वहीं से प्रारंभ करते हो। ये आज तीसरा दिन है, 18 घंटे आपको मिले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा हंगामे में निकल लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस चीज को एक हथियार के तौर पर बनाया तो था, लेकिन निशिकांत दुबे भी बिल्कुल अपने उसी तरह के तेवर के लिए जाने जाते हैं। ले आए किताब के जवाब में ना जाने कितने किताब। शुक्रिया फिलहाल अमरेंद्र आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आज एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में जो SIR का मुद्दा है, उसमें पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में शायद खुद अपीयर हो सकती हैं अपनी केस की पैरवी के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इसी पर करेंगे आज खास चर्चा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज, और यह ब्रेकिंग न्यूज पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से जुड़ी हुई है। ये खबर कि मणिपुर में करीब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन अब हटा दिया गया है। करीब 1 साल तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा और अब राष्ट्रपति शासन मणिपुर से हटा लिया गया है। दरअसल राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था मणिपुर में। वहां पर उस समय कोई पिछले 1 साल से सरकार नहीं थी, लेकिन अब नई सरकार की बनने की संभावना के साथ ही ऐसा लगता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा करके रास्ता साफ कर दिया गया है कि नई सरकार बन पाए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं फोन पर हमारे साथ। सीधे नीरज से जुड़ते हैं। नीरज, कल ही ये फैसला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अब नई सरकार का गठन करेगी। उन्होंने अपना नेता भी चुन लिया है। क्या ये जो राष्ट्रपति शासन हटाया गया है उसी के मद्देनजर आगे की सरकार का रास्ता साफ करने के लिए? नीरज देखिए, बिल्कुल लाल जी, क्योंकि कारण ये है कि 1 साल के करीब लंबा समय था और 13 फरवरी 2025 को ये राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया था। हालात किस तरह के थे मणिपुर में किसी से छुपे नहीं है, लेकिन अब नया कह सकते हैं कि जो नई सरकार है उसके लिए एक तरीके से रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर युमनाम खेमचंद सिंह
को चुना गया है और मणिपुर के जो गवर्नर हैं, हालांकि जो जानकारी आ रही है कि जल्दी ही सरकार बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। जल्दी ही सरकार आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी लगातार खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ के जो तमाम विधायक हैं, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो सरकार है वो वहां पर रहे, ताकि जो लोग हैं उनके जो काम रुके हुए हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तमाम ऐसे काम रहते हैं जिनको वो चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सरकार है वो अस्तित्व में आए। 60 सदस्यीय जो विधानसभा है, हालांकि उसका जो कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन जिस तरह के हालात थे उसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक, बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, उसके साथ साथ ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद वहां से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि कांग पोकपी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के एक विधायक हैं नेमचा किपगेन, उनका जो नाम है वो चल रहा है, और क्योंकि वो प्रमुख कुकी नेता हैं और इससे पहले भी वो कई महत्वपूर्ण विभागों में जो मंत्री हैं वो रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मणिपुर के लिए अच्छी खबर है। जनता की जो सरकार है वो मणिपुर में जल्द से जल्द उसका जो गठन है वो हो जाएगा, और ये जो राष्ट्रपति शासन हटाया गया है उसी कड़ी में हम लालचंद जी देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आपने उसका जिक्र भी किया। और इस बीच में हमें खबर ये भी मिल रही है कि बीजेपी ने दरअसल सरकार बनाने का दावा भी वहां पर पेश कर दिया है। लेकिन नीरज, अगर जल्दी से बात करें कि जो पिछली सरकार के सामने चुनौतियां थी वो हम सब जानते हैं, नई सरकार जो बनने वाली है उनको विशेष रूप से उनके सामने वो चुनौतियां रहेंगी कि राज्य में कानून व्यवस्था को बना करके रखें और साथ में राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहे। देखिए, बिल्कुल ये चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी भी देखें तो मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में जो तनाव है कहीं ना कहीं जरूर बना हुआ है, और सबको साथ लेकर, सबको मिलाकर सरकार काम करेगी। निश्चित तौर पर अभी कई सारे काम हैं। हमने देखा है कि मणिपुर में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी हुई हैं, जो शांति है वो पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, शरणार्थी कैंप हैं, वहां पर रह रहे हैं, वो लोग जल्द से जल्द अपने जो घर हैं वहां पर पहुंच पाए, आवागमन पूरे राज्य में सामान्य तरीके से हो पाए, लोग अपने जॉब के लिए प्रॉपर तरीके से जा पाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये तमाम चुनौतियां हैं। विकास के काम तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे पहले शांति बहाल करना, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना, लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना, ये अपने आप में एक जो बड़ी चुनौती है वो रहेगी नई सरकार के सामने। और आपने सही कहा, बिल्कुल जो जानकारी आई है कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जल्द ही वहां पर अब सरकार का गठन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ने के लिए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े थे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है ताकि नई सरकार का रास्ता बिल्कुल साफ हो पाए। और अब आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं इस वक्त में, और वो जो हमारी चर्चा है वो SIR पर ममता बनर्जी का जो कॉस्ट्यूम है, जिसके बारे में सुकांतो मजूमदार भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। SIR पर ममता बनर्जी का काला शॉल, यानी वो जो उन्होंने कॉस्ट्यूम लिया है और जो रुख अपनाया है, लेकिन बंगाल से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक चल क्या रहा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान चल रहा है। अपने 3 दिनों के दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कभी दिल्ली पुलिस तो कभी चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई और भरपूर फुटेज लेने की कोशिश भी की है। लेकिन SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने केस का जिक्र करके उन्होंने एक समुदाय को लेकर अपना राजनीतिक एजेंडा वोटर्स के सामने रख दिया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची बनाना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन ममता बनर्जी की शिकायत यह है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर्स वहां क्यों गए हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मैं इसी राज्य से हूं, मैं इसके बारे में विस्तार से बता सकती हूं। तो इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केस लड़ ही रही है। कपिल सिब्बल, गोपाल जैसे लीगल लोग बहस कर ही रहे हैं। CJI ने कहा हम चुनाव आयोग को अपना जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दे रहे हैं। दरअसल संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट
और सड़क तक ममता बनर्जी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निशाना बनाकर क्या साबित करना चाह रही हैं, ये बात तो जगजाहिर है। अब तो वो सीधे मुख्य चुनाव आयोग पर भी महाभियोग लाने की धमकी दे रही हैं। सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की उन्होंने। 15 सदस्यीय टीम के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे, लेकिन आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर उन्होंने चुनाव आयुक्त पर आरोपों की झड़ी सी लगा दी। यही आरोप राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर लगा रहे थे, लेकिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने के दावे को बिहार में कभी भी साबित नहीं कर पाए। ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। अब खबर यह भी है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ममता बनर्जी की टीम को बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालयों और इमारतों में कई बार तोड़फोड़ की है। उन्होंने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव, बाधा या फिर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा और असम सहित अन्य राज्य भी शामिल हैं। इनमें से लगभग 1600 किलोमीटर सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। और ये अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक तथ्य है कि अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों में सीमा फेंसिंग और सुरक्षा का कार्य लगभग 100% पूर्ण हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह कार्य आज तक लंबित है। यह आशंका गहराती जा रही है कि यह जानबूझकर की जा रही है और इस देरी की वजह से अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिसके तहत उन लोगों को यहां लाया जा रहा है, आने दिया जा रहा है। तो जो कुछ चल रहा है उसको लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि यह सब ममता बनर्जी का ड्रामा है। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको, लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पोती किया, ये पूरे इतिहास को पता है, पूरे देश को पता है, तो क्या बोफोर्स पर फिर से बात नहीं होनी चाहिए? चित्रा सुब्रमण्यम तो जिंदा है। इसके बाद ये शशि थरूर की खुद ही किताब है, द ग्रेट इंडिया नॉवल, खुद की किताब है। उन्हीं से पूछना चाहिए कि उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में क्या कहा है। अभी तो प्रेजेंट सांसद हैं, उन्हीं की किताब के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो भी चर्चा नहीं कर रहा है। इसके बाद इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये जगदीश भगवती और अरविंद पनघरिया की किताब है कि किस तरह से 2004 से लेकर 14 तक पूरी इकोनॉमी को, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया, फोन ऑफ बैंकिंग होता था, देश का कैसे तमाशा बना दिया। कोई न IMF न वर्ल्ड बैंक हमको पैसा देने को तैयार नहीं थी, और वो किस तरह की घटना है, ये वो किताब है। इसके बाद किताब है इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पावर, सारी चीजें हैं उनके पूरे। मैंने कई एक लोगों ने कहा कि अयासी मैंने शब्द बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया, कैसे उनके अनैतिक संबंध थे और किस अनैतिक संबंध के कारण भारत के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा नयनतारा सहगल ने लिखा, उनकी बहुत क्लोज हुआ करती थी। इसके बाद ये किताब है इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप इमरजेंसी के बारे में 75, ये कोई इंडियन ने नहीं लिखा। अभी तो मैंने कुलवी कपूर की बात की, कुलदीप नैयर की बात की, खुशवंत सिंह की बात की, ये तो मैंने आप समझिए क्रिस्टोफर जेफरीडी की किताब की बात कर रहा हूं कि बाहर से बैठकर आदमी क्या सोच रहा था इमरजेंसी के ऊपर। पूरा का पूरा आज संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात राहुल गांधी किताब ऐसे उछलाते हैं। पूरा का पूरा संविधान यदि बदल दिया, किसने बदला? 75 से 77 तक स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी और स्वर्ण सिंह की कमेटी ने आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पूरा खत्म कर दिया। क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने गरीबों के लिए जो संविधान दिया था वो अमीरों के लिए दे दिया, राष्ट्रपति के पूरे अधिकार को खत्म कर दिया, पत्रकारों के सारे चीजों को खत्म कर दिया। आज जिस तरह से फैक्ट चेकिंग हो रहा है, ये सब तो उन्हीं का किया हुआ है ना। इसके बाद है इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ एंड ऑफ एम्पायर, ये एलेक्स ऑन चुंजमैन का किताब है। ये आप देखिए कि माउंटबेटन क्या है, एडविना क्या है, ये उन्होंने लिखा। कुछ इंडियन पब्लिशर ने लिखे हैं कि पूरा भारत और पाकिस्तान बना कैसे, देश को डिवाइड करने के पीछे किस तरह की राजनीति थी, किस तरह से आज जो है चाइना को हमारे साथ ला दिया, कौन सी मैकमोहन लाइन थी, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कैसे, बर्मा को हमने कैसे अलग करने का 1935-36 में फैसला कर लिया। ये सारी चीजें जो है इसमें, इस पर चर्चा नहीं करोगे आप?
इसके बाद ये किताब है फॉली नॉरिमन की। फॉली नॉरिमन, आप ये समझिए कि उन्होंने बिफोर मेमोरी फेड्स, इन्होंने जो जितनी चीजों का जिक्र किया है कि नेहरू के साथ किया हुआ, इंदिरा के साथ किया हुआ, राजीव गांधी के साथ किया हुआ, तो इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है, ये सीक्रेट है जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए, किस तरह से हमारे सैनिक जो है हताहत हो गए, मर गए। आज जो है लद्दाख की समस्या है, अरुणाचल की समस्या है, या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, किस तरह से नेहरू ने क्रिएट किया और अपने जुनून में किया। क्या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? तो मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे, कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वो छोटी सी चीज़ों का जिक्र कभी मान लीजिए कि किसी कारवां मैगजीन में है नहीं है, वो भगवान जाने, लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया। मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है, कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है पिछले 10-12 साल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो है हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में हैं। आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में, आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया। अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाएं, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। सर, कांग्रेस का आरोप है कि क्या आप जिस बुक को आप कोट कर रहे थे वो पब्लिश्ड बुक है या अनपब्लिश्ड बुक है? क्योंकि उनका कहना है कि आप बुक्स को कोट नहीं कर सकते हैं जब तक राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी जाए। उनकी किताब तो कहीं छपी नहीं ना, मैंने तो आपके सामने ये सारी किताबें दिखाई ना। ये किताबें तो बुक स्टोर में मौजूद है, आप दिल्ली के किसी बुक स्टोर में चले जाओ, ये सारी किताबें मौजूद हैं। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं, लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है, लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहाँ बुक स्टोर में मौजूद है, वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं, यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। सर, अभी प्रियंका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। जो सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जैसा हमने आपको पहली स्टोरी में बताया भी था कि आज किताबों का बंडल लेकर गए थे। बोले कांग्रेस को अगर ये किताब हम दिखाना शुरू कर दें तो कांग्रेस कुछ बात करने लायक नहीं रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें बता रहे थे जो अंदर में वो बता नहीं पाए थे। बहरहाल, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहाँ SIR को लेकर जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता दिलीप घोष ने कहा कि ये सब कुछ दरअसल ममता बनर्जी का ड्रामा है। पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का। उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके अब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो? शोक मनाना पड़ेगा उसमें। वहीं TMC के नेता कुणाल घोष का कहना है कि आने वाले चुनाव में इन सब चीजों का जनता ही अब जवाब देगी। तो पब्लिक का साथ तो शुभेंदु अधिकारी और भाजपा का कोई लिंक नहीं है, आउट ऑफ टच। इसीलिए इसका जो जवाब है ना, वो इलेक्शन कमीशन दिखाएगा। हम वोटर्स, जो सिटीजन्स है, बंगाल का जनता है, वो रिप्लाई देगा इलेक्शन में।
इन सब के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच 60 गांठ है। दरअसल ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ते की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि 60 गांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। अखिलेश यादव अपनी तरफ से जो है आरोप लगा रहे हैं और लगाते ही रहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की है और सुप्रीम कोर्ट से आज ये मामला जाकर जुड़ता है क्योंकि ममता बनर्जी खुद वहां पर अपनी पैरवी करने गई थी। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले विकास सारथी के पास में चलता हूं। विकास, जरा ये बताइए कि आज ममता बनर्जी ने खुद अपने केस की पैरवी की, क्या कुछ ममता बनर्जी ने वहां कहा और जवाब में इस सुनवाई में जज ने और खासतौर पर मुख्य न्यायाधीश ने, प्रधान न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह 10:30 बजे से ही ममता बनर्जी कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस की बेंच जहां बैठती है वहां मौजूद थी और हालांकि उन्होंने जो अपनी दलील रखी थी वो बहुत कम समय का पूरा वाकया रहा, यानी उन्होंने करीब 15 मिनट जो भी बातें रखनी थी अपनी रखी। मुख्यतः उन्होंने ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। उनका ये दावा था कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये बात भी कही कि हमने 6 चिट्ठियां लिखी इलेक्शन कमीशन को एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी उनकी तरफ से जो गड़बड़ी जिसको कहा जा रहा है उसको लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्लाई करना भी मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला है और इसीलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर खुद आना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हूं और मुख्यमंत्री हूं एक बड़े सूबे की, तो मुझे पता है कि इस तरह की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या इसको दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी तरफ से वरिष्ठ वकील भी समय पर पेश होते रहे हैं और उनको सुन के ही हमने दिसंबर में कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे, इसलिए ये नहीं जाना चाहिए कि मौका यहां पर नहीं दिया जा रहा है किसी को अपनी बात रखने का। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आप छोटी मोटी दिक्कत, जैसे मान लीजिए उनको सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी ने दिया कि अगर किसी लड़की की शादी होकर के उसका सरनेम बदल जाता है तो उसका नाम हट गया है, ये उनकी दलील थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो मामूली दिक्कतें हैं इनको दूर किया जा सकता है और कोई भी नहीं चाहता, कोर्ट भी नहीं चाहता कि किसी का बेवजह नाम वहां से कटे। इनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक अपनी बात रखने को कहा है कि अपना जवाब विस्तार से रखें। कुछ एक आपत्तियां ऐसी थी जिनको कोर्ट ने कहा कि ये बहुत मामूली बातें हैं जिनको तुरंत एड्रेस किया जा सकता है। तो विस्तार से जब सुनवाई होगी सोमवार को तो कोर्ट देखेगा कि चुनाव आयोग का ममता बनर्जी की जो खास तौर पर दलीलें थी उनको लेकर के क्या कहें। बिल्कुल, सोमवार को ये सुनवाई होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ दरअसल निखिल प्रसून जी, डॉक्टर निखिल प्रसून जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखिल जी। आपके पास आऊं उससे पहले विनोद जी, हमने एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपनी दलील कोर्ट में जाकर देते हुए सुना था और उन्होंने खुद अपनी दलील रखी थी। आज ममता बनर्जी भी कोर्ट पहुंची और दर्शकों के लिए बता दें, ममता बनर्जी दरअसल वकील भी हैं, उस हैसियत से भी वो गई थी कोर्ट में। अब जरा बताइए विनोद जी कि जिस तरह से बातें हुई, ममता बनर्जी ने जो बातें रखी और जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उससे तो बीजेपी का ये आरोप सटीक बैठता है कि भाई ये सब कुछ काला कपड़ा पहन करके ड्रामे वाली बात हुई। क्योंकि क्या कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश? कह रहे हैं भाई आपके बड़े बड़े वकील शिब्बल जी, गोपाल जी रख ही रहे हैं सारी बातें, उनको सारी बातें जब कह रही हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को का पेश होना क्या ये बीजेपी के आरोप के हिसाब से सही है कि भाई वो कुछ ना कुछ एक ऐसा अटेंशन जैसे दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल ने लिया था, ये अटेंशन? लाल जी, ये बात जो विकास जी बता रहे थे कि वो 5 मिनट का जो कोर्ट ने उनको टाइम दिया था, उस 5 मिनट की ही उनको जरूरत थी। 5 मिनट में ममता बनर्जी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उनको कोई बहस नहीं करनी थी। वो सीधे सीधे अगर कोर्ट ने तो उनको ये जब चीजें, जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल को, तो जो रिप्लाई अरविंद केजरीवाल को मिला था वही चीज सीजेआई ने आज ममता बनर्जी को भी कहा कि भाई टॉप वकील हैं इस देश के, जो आपके सरकार के केस की पैरवी यहाँ कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है।
एक तरह से वो समझे तो, लेकिन ममता बनर्जी को अपना फुटेज लेना था जी। तो ये बात तो बीजेपी और इसकी है, अपना टीएमसी की है, वो दोनों पे आरोप लगा रहे हैं, मुझे उसमें लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है कि ये 3 दिन के ममता बनर्जी का, ये बंगाल का, ये ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा का मतलब क्या है। इस 3 दिन में आप देखें, मंडे टू आज वेंसडे का, इन 3 दिनों में ममता बनर्जी ने क्या मैसेज दिया है। बंगाल के लोगों में खास करके एक कम्युनिटी को वो मैसेज देती रही है कि उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम ये सारे, सेफ गार्ड के लिए हम ये सारी लड़ाइयां लड़ रही है। ठीक, जो बात आप अखिलेश यादव का दिखा रहे थे, वही कंसर्न ममता बनर्जी का भी है जी, कि उनको एक कम्युनिटी में दिखाना है कि हम आपकी चिंता करते हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि 3 दिन के दौरे के बीच में ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पे इतना हमला बोला है, हर तरह से आप चुनाव आयोग को डिफेम करने की कोशिश की है, तो ये सवाल तो आपको बंगाल में पूछा जाएगा कि भाई फिर उस चुनाव को, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम इस एसआईआर हमारा नहीं बात मानी गई तो हम बाइकआउट करेंगे, तो क्या आप ये बाइकआउट करने की हिम्मत रखते हैं? ये सवाल जब आपके सामने में आता है तो सीधी सीधी बात यह है कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो जैसे बिहार में एसआईआर पे एजेंडा इन्होंने बनाया था राहुल गांधी और महागठबंधन ने, ठीक वैसा ही टीएमसी वहां अपना एजेंडा एसआईआर को बनाया है। ठीक है, उसी तरह का एजेंडा बनाया है। लेकिन ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही हैं उसको, प्रसून जी आप लोग तो एकदम कह रहे हैं कि भाई एकदम काला कॉस्ट्यूम है, पूरा फुल ड्रामा है, हाई, जिसको कहते हैं हाई ड्रामा है। ये ड्रामे का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा तो भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भी कर चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और जिस तरह से जो 11 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी जो सांख्यिकी में डेमोग्राफी में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और जिसकी वजह से जो घुसपैठिए हैं वो वहां से प्रवेश करके, जो अनुप्रवेशकारी जिसे कहते हैं, वो समूचे देश में फैल गए। तो इस आलोक में यह कहना उचित होगा कि एसआईआर का मुद्दा वैसे तो चुनाव संबंधित है, लेकिन हमारे लिए और भारतवासियों के लिए एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। तो इसलिए इसका एक दूसरा महत्व भी है, जिसे कि मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से देखा कि जो 400 से ज्यादा किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें जमीन आवंटन से सरकार ने मना कर दिया और बाड़ लगाने और बैरिकेडिंग करने से इनकार कर दिया, सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार को। 10-10 चिट्ठियां गई, गृह मंत्री जी ने कई बार इसका उल्लेख भी किया है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो जमीन पर जिस तरह एसआईआर जिस वक्त स्टार्ट किया गया, उस वक्त जो है लोगों को धमकाना और जिस तरह से बूथ लेवल ऑफिसर्स जो थे उन पर भी दबाव की रणनीति अपनाई गई और बीएलएस के माध्यम से एक तरह से पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को उनके जो थे उसको एक तरह से विकृत करने का प्रयास किया इन्होंने तृणमूल ने। और आपने देखा कि चुनाव अधिकारी जो थे उन पर भी हमले हुए। ठीक है। और इस तरह से दिल्ली और कलकत्ता के बीच में पूरी तरह से जो सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे लोगों ने जिस तरह अराजकता का परिचय दिया, वो एक तरह से इनकी मानसिकता का परिचायक है, जिस तरह से ये बंगाल में शासन कर रहे हैं। ठीक, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पर महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जी, आपके आरोपों पर जवाब देने के लिए आज टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, हालांकि जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। मैं जरा सौरभ दत्ता के पास चलता हूँ। सौरभ दत्ता, जो बात अभी निखिल जी कह रहे हैं, टीएमसी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? एसआईआर में वाकई वहां पर जो है पग पग पर बाधा उत्पन्न की जा रही है? लालचंद जी देखिए, जब से एसआईआर इस राज्य में घोषणा किए गए तब से जाकर कुछ एक स्तर पे तो विरोध हुआ है, ये हम कह नहीं पाएंगे। काफी सारे घटना घटी है, मैं सिर्फ उन सब घटना का एक एक करके उल्लेख करता हूँ। जब पहली बार लिस्ट पब्लिश हुआ, फिर काम चल रहा था, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट जब आया, फिर हमने क्या देखा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट के बाद जब सुनवाई का नोटिस जारी शुरू हुआ, तब जाके टीएमसी पूरे जो विरोध का जो मात्रा था वो उन्होंने एकदम तेज कर दिया, तुरंत तेज कर दिया। और हमने देखा फराक्का, चाकुलिया, बासंती, यहाँ पे हियरिंग सेंटर्स में एक के बाद एक तोड़फोड़ की घटना सामने आई।
जी। यहाँ तक के सीईओ को माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो थे, जो ईसी आधिकारिक थे, उसमें कुछ बीएलओस भी है, वीडियोस भी है, ईआरओस भी है, जो कह रहे थे कि हमारे जान का खतरा हो रहा है, हम वहां पे काम नहीं कर सकते। तो उसके चलते सीईओ को कहना पड़ा कि वोट में हिंसा होती है, लेकिन वोट कहीं थमती नहीं है। कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ है, तो आप सोचिए कि कश्मीर का रेफरेंस लाना पड़ा या बंगाल की जो सिचुएशन है उसके तहत। और इसके साथ साथ और एक जो बात है, उसके बाद हमने देखा कि संदेश खाली का घटना सामने आई, और संदेश खाली के घटना के साथ साथ जो कमीशन ने अपने आप में काफी सारे लेवल पर कहा कि असहयोग का जो विषय था वो चुनाव आयोग ने सामने किया कि 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर मांगे गए थे। आज कहा कि इतना माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों? तो इसका जवाब चुनाव आयोग देता है कि फाइल तो आपको भेजा था पहले ही, तो बिहार में जैसे 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आप देते, तो अगर ऐसा देते तो काम और अच्छा होता। और जो ऑफिसर दिए जा रहे हैं, सरकार जो तालिका दे रहे हैं, उसमें सरकार ये नहीं बता रहे हैं कि जिस ओहदे के ऑफिसर्स देना चाहिए उस ओहदे के ऑफिसर्स नहीं दिए, सब नॉन परमानेंट स्टाफ थे, तहसीलदार के स्टाफ जो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं थे। यानी कहने का मतलब बीजेपी जो बातें कह रही है उसमें काफी हद तक सच्चाई तो दिखाई पड़ रही है, जमीनी सच्चाई। आज टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, वरना जवाब वो देते। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ आपका, निखिल जी आपका भी, और विकास आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां दरअसल नगर निकाय के चुनाव में राजनीतिक नूरा कुश्ती दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद चुनावी मैदान में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के उतरने की तस्वीर भी अब लगभग साफ हो गई है। विभिन्न वार्डों और शहर के संगठन से अब तक कुल 12,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस और बीआरएस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी लोकप्रियता साबित करने में लगे हुए हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल चुनाव के समय दिलचस्प घटना घटी। दरअसल म्यूनिसिपैलिटी के 11वें वार्ड कोमरम बंड क्षेत्र को जनरल महिला रिजर्वेशन के लिए आवंटित किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी से मल्लेश्वरी और बीआरएस पार्टी से गीता प्रसाद चुनावी मैदान में उतरी थी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और अंतिम अवसर होने के कारण राजनीतिक दबाव के चलते अपनी पार्टी की गीता प्रसाद को मजबूरन नामांकन वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कदम उठाए। तो अब बीआरएस का दावा है कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार गीता प्रसाद दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कोदाड़ पुलिस स्टेशन में कर दी, यानी अपहरण की शिकायत कर दी है। तो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जानबूझकर किडनैप करके उन्हें मजबूरन विथड्रॉ करवाया है, जिससे चुनाव एक तरफा हो जाए, ये आरोप लगाया बीआरएस ने। इस राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप मल्लैया यादव ने लगाया है। महाराष्ट्र में अनकंटेस्टेड चुनाव जीतने पर बीजेपी पर लोकतंत्र पर हमला बताने वाले कांग्रेस नेता अब इस पर तेलंगाना में चुप हैं। इस आरोप पर कोमरम बंड क्षेत्र के 11वें वार्ड के लोगों ने गुस्सा जताते हुए रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल ही नहीं करने का मौका दिया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। मंगलवार 3 फरवरी को दोपहर 3 बजे नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तेलंगाना के 2,996 वार्डों में 12,993 उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं, जबकि 6,701 उम्मीदवारों ने 11 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। इन चुनावों में 52.43 लाख मतदाता अपना वोट डालने के पात्र हैं, वो वोट डाल सकते हैं। मतगणना 13 फरवरी को होगी। 7 नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं में ये चुनाव होने वाले हैं, जबकि नामांकन और नाम वापस लेने के चरण में पार्टी के भीतर आंतरिक कलह, जबरन नाम वापस लेने के आरोप और कई जिलों में उम्मीदवारों के बीच असंतोष देखने को मिले हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि सेक्युलर वोट के नाम पर गठबंधन करने वाली पार्टियों ने इस चुनाव में कांग्रेस को अकेले ही लड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो तेलंगाना कांग्रेस के नेता बोम्बा महेश कुमार गौड़ ने भाजपा पर तेलंगाना में लोगों को भड़काने का उल्टा आरोप लगा दिया। बीजेपी तेलंगाना में लोगों को भड़काना चाह रही है। दे वांट टू डिस्टर्ब इन द नेम ऑफ हिंदुत्व कार्ड, बट पीपल ऑफ तेलंगाना आर वेरी अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स। दे आर ट्रस्टिंग द कांग्रेस पार्टी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। वही जो अपहरण वाला मामला है, उस पर बीआरएस के नेता केपी विवेकानंद गौड़ा का कहना है कि राहुल गांधी इस पर जवाब दें।
आज मैं ही पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक पकड़ के जाता रहता है कि हम संरक्षक है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सेवर से बोल के फिरता जा रहा देश भर, लेकिन तेलंगाना स्टेट में क्या हो रहा है उसका जवाब राहुल गांधी देना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हैदराबाद से सुरेखा हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, वो इस मामले पर जानकारी देंगी। सुरेखा, जरा बताइए तो ये क्या अपहरण का जो आरोप है, ये पूरा मामला है क्या, और इस आरोप में कितना दम है, और इस पर क्या कांग्रेस कुछ कह रही है क्या? जी देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो इसे खिरे से नकार रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और अपहरण का कोई मामला बनता ही नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है संवैधानिक तौर पर जो है चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और प्रक्रिया भी वैसे ही हो रही है। जहां पर बीआरएस की तरफ से अगर बात की जाए तो बीआरएस का जाहिर तौर पर यह आरोप है कि सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ है, कोदाड़ में ही नहीं बल्कि कुछ और जगहों पर भी जो है ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं कांग्रेस ने, जहां पर या तो अपहरण हो रहे हैं या फिर दल बदलू वाला जो आरोप है वो लगा रही है बीआरएस। और वहीं पर भाजपा की तरफ से भी कुछ जगहों पर जो है आरोप लगाया गया है कि इस तरीके से जो है उन्हें जबरन करके या तो अपहरण किया जा रहा है। और खासकर गोदाड़ की अगर हम बात करें तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो महिला है, बताया गया है कि बाद में उनको बुर्का पहनाकर विड्रॉ करवा कर जो है भेजा गया है। तो ये कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि निकाय चुनावों के लिए मुकाबले किस तरह के हैं पार्टियों के बीच? सुरेखा, डालने का ही मौका नहीं देंगे आप, फिर मुकाबले किस तरह के हैं पार्टियों के बीच? जी, आप अपना सवाल फिर से दोहरा। हाँ, मैं ये कह रहा था इस बीच में बाकी पार्टियों के किस तरह के मुकाबले, क्योंकि अभी जी अभी क्योंकि हाल ही में सरपंच के जो चुनाव हुए उसमें भी देखा गया है कि जब बात कांग्रेस और बीआरएस के बीच में जो है थोड़ी टक्कर जरूर देखने को मिली और बीआरएस की तरफ से भी थोड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिली। करीब 40% के आसपास जो है वोट बैंक की बात जो कर रही है वो बीआरएस की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि जब बात सरपंच चुनाव की होती है और उसके बाद के जो अभी के हालात है नगर पालिका चुनाव से पहले, और खासकर जब सिट की तरफ से जो है फोन टैपिंग का मामला जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसको लेकर केसीआर तक को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर इसके आकलन अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। आगे चलकर आपसे लेंगे इन चुनावों पर और जानकारी। फिलहाल आज समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।